हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देख लिया था कि डिफरेंटली कितने टाइप्स की रेडियस होती है और उन्हें के साथ कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तुमने 4 तरह की रेडियस पढ़ी थी, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवॉल रेडियस। और उसमें हमने देखा था कि वंडरवॉल रेडियस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर उसको कंपेयर करो कोवेलेंट रेडियस है तो अप्रोक्सीमेटली उसकी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज जो है हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या है? अब देखो, हम कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और उसमें देखेंगे कि डाउन द ग्रुप अगर मूव करते हैं तो वो चीज क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, या अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो वो चीज इंक्रीज होती है या डिक्रीज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंड ऑफ, हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा है, तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब समझिए, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब एटॉमिक रेडियस क्या हुई, इंक्रीज या डिक्रीज। अलोंग द पीरियड मूव करे तब एटॉमिक रेडियस क्या हुई, इंक्रीज या डिक्रीज। ये हमने सीखना है आज। ठीक है, तो इसमें से बड़ा सिंपल सी चीज आपने पढ़ी थी थोड़ी सी 10th क्लास में कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आपने इतना 10th क्लास में पढ़ रखा है कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तब एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, और अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों था, इसके रीजन आपने कुछ पढ़े थे। एक रीजन आपने पढ़ा था, बड़ा सिंपल था, कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं, मान लो कोई मैं एक फर्स्ट ग्रुप यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, इस ग्रुप में अगर मैं लिथियम की देखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो क्या बनती है, 2 1। इस तरीके से आपने आपकी जो है 10th क्लास में पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ा था कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1, 11 है तो 2 8 1, और 19 है तो 2 8 8 1। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि वही जो है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो एक शेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे लिथियम देखो, लिथियम का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो पहली शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होती है, न्यूक्लियस से लेकर के इस वैलेंस शेल का डिस्टेंस। इसके बाद अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर है भैया तीन शेल, तो 1 2, ये आ गई तीसरी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इसमें 2, इसमें 8 और फिर इसमें 1। तो अगर लिथियम से सोडियम को देखो तो एक शेल जो है वो इंक्रीज हो गई, यानी कि जैसे ही डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे, तो वहां पर क्या होती है, हर स्टेप के ऊपर एक शेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर एक शेल बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। इतना आपने पढ़ा था आपकी 10th क्लास में। ठीक है, सो यहां पर आप सिंपली बोल सकते हो डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। इसके लिए जो है आपको 10th क्लास में सिंपली सा बता देते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ये एटॉमिक रेडियस जो है वो क्यों डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। क्योंकि डाउन द ग्रुप तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि एक शेल इंक्रीज हो रही है, शेल इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए साइज बढ़ रहा है। बट अगर मैं यहां पर एक पीरियड कंसीडर करता हूं, लिथियम के बाद जैसे आ गया मेरे पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक पीरियड है आपका। अब इस पीरियड के अंदर अगर मैं बेरिलियम को देखूं तो इसके पास भी 2 शेल हैं, बोरोन के पास भी 2 हैं, कार्बन के पास भी 2 हैं, नाइट्रोजन के पास भी 2 हैं, और ऑक्सीजन के पास भी 2 हैं। तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ शेल तो सबकी सेम, बट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। ऐसा क्यों है, उसका रीजन होता है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम बड़े अच्छे से आज समझेंगे। तो आज का मेन टॉपिक हमारा यही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और क्यों अलोंग द पीरियड साइज जो है वो डिक्रीज करता है।
तो आइए आज इसको हम समझते हैं। तो इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले तो इसी को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे साइज डिक्रीज क्यों हुआ। देखो पहले समझ लेंगे इसको फिर लिखेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर मैं यहां पर कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, लेट्स से मैंने बेरिलियम कंसीडर करता है। बेरिलियम का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसकी पहली शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और दूसरी शेल के अंदर भी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ही तरह। ये मैंने बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनाया। कोई भी एटम हम कंसीडर कर सकते हैं, मैंने बेरिलियम का किया। अब देखो एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होती है, इस न्यूक्लियस से लेकर के इस वैलेंस शेल का डिस्टेंस, ये है इसकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो देखो एटॉमिक रेडियस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं ये चीज देखूं, जैसे हमने आयनिक रेडियस पढ़ा था, आयनिक रेडियस के अंदर आप देखते हो कि अगर तो कैटायन की रेडियस देखते हो तो वहां पर आपने देखा था कि न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। अगर इस न्यूक्लियस और इस वैलेंस शेल के अंदर अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो ये शेल थोड़ी सी न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और अगर इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी अट्रैक्शन कम हो जाती है किसी कारण से, अगर ये अट्रैक्शन कम हो गई तो जो है ये शेल थोड़ी सी न्यूक्लियस के अवे मूव कर जाती है। अगर तो ये पास में मूव कर रही है, पास मूव कर रही है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। और अगर ये शेल न्यूक्लियस से दूर जा रही है तो मतलब वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो क्या होता है, जब भी हमें एटॉमिक रेडियस बताना है तो हमें एक ये चीज भी देखनी पड़ती है कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कितनी है, क्योंकि उसी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि उसकी रेडियस कितनी होने वाली है, ठीक है। अगर तो अट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाएगी तो वो शेल उसके पास आ जाएगी, यानी कि रेडियस थोड़ी कम होगी, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम होगी। और अगर न्यूक्लियस और उस शेल के अंदर अट्रैक्शन कम हो रही है तो वो शेल जो है उससे दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी तो अट्रैक्शन दूर चली गई तो रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या चीज होती है, देखो पहले तो हम समझेंगे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। देखो यहां पर क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। आप सभी को मालूम है कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो ही चीजें तो हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि 2 चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन सी, एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल है, और जो प्रोटॉन है प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेरिलियम की, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर 4 प्रोटॉन तो 4 प्लस चार्ज हो गया इसके पास। कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है। बोलो बात समझ में आ रही है कि जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन कितने हैं, 4 है। तो आप बोल सकते हो कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जितना चार्ज इस न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज। इस न्यूक्लियर चार्ज को हम जो है यहां पर Z से डिनोट करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। पहले तो कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक। तो एक चीज क्लियर होगी यहाँ पे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी नाम के आगे जब हम इफेक्टिव लगा देते हैं, इफेक्टिव का मतलब होता है नेट। नेट का मतलब जैसे कि एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसपे मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, ठीक है, या आप इसकी बजाय इसको उल्टा समझे,
मान लो इस ब्लॉक को मैं रस्सी बांध रखी है यहाँ पे और इधर खींच रहा हूं और 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो 10 न्यूटन की फोर्स लगा के अगर इस ब्लॉक को मैं इस तरफ खींच रहा हूं और इधर से अपोजिट साइड से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, तो यही फोर्स ही मेरी नेट फोर्स होगी। बट इन केस अगर मैं इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा हूं बट यहां पे एक और बंदा खड़ा है, वो क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है और वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 5 की या 6 न्यूटन की लगा रहा है, ठीक है, 6 न्यूटन की फोर्स वो लगा रहा है, 10 न्यूटन की मैं लगा रहा हूं, तो ब्लॉक किधर मूव होगा, जिधर फोर्स ज्यादा लगेगी, तो फोर्स तो ज्यादा इधर लग रही है। बट जो नेट फोर्स है, मैंने फोर्स कितनी लगाई, 10 न्यूटन की, बट जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितनी होगी, 4 न्यूटन की। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि अपोजिंग फैक्टर जो है उसको उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। 10 न्यूटन की इधर लग रही है, 6 की उधर लग रही है, तो नेट फोर्स देखेंगे तो वो कितनी लगी, 4 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर अपोजिंग फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर चार्ज की बजाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते हैं, उसको देखेंगे। देखो, एक तो पढ़ा हमने न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये है हमारी एक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हमने एक चीज और देखनी है कि अपोजिंग फोर्स क्या है। अपोजिंग फोर्स देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां वाला, इसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स तो ये लग रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके थोड़ा सा पास में जाना चाहिए, और इसके जस्ट अंदर वाली शेल में, इसके जस्ट अंदर वाली शेल में क्या प्रेजेंट है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसपे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है बात, न्यूक्लियस का चार्ज है उसकी वजह से, बट इसके जस्ट अंदर वाली शेल में ये इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बोलो बात समझे कि जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा, बट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से रिपेल भी होगा, ठीक है। तो इसी चीज को समझना है हमने यहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट भी हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर चार जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट साथ के साथ उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। तो उसी नेट फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम Z इफेक्टिव से लिखते हैं, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, देखो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया था जिसमें हमने क्या बोला कि 10 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है और 4 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहां पर अगर मैं नेट फोर्स लिखूं, नेट फोर्स क्या होगी, ये 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, यानी कि जो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मेरे को फॉर्मूला बनाना है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होगा, नेट फोर्स, या आप बोल सकते हो नेट अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्स बतानी है, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स के लिए आपको क्या देखना है कि उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कितनी लग रही है और अपोजिंग फोर्स कितनी लग रही है। उन दोनों का डिफरेंस आपको क्या बता देगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स बता, ठीक है। तो जो ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स है इसे हम किससे लिखते हैं, Z इफेक्टिव से। और जो ये अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है यहां पर, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम Z से लिखते हैं। और अपोजिंग फोर्स को लिखते हैं हम यहां पर सिग्मा से, ठीक है। ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा, ये Z इफेक्टिव तो हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और Z जो है यहां पर Z हो जाएगा ये आपका न्यूक्लियर चार्ज,
और जो ये सिग्मा होता है, सिग्मा जो है इसको हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट या फिर इसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब एक बात आप सभी को क्लियर होगी कि अगर आपको नेट फोर्स बतानी है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वहां पर दो फैक्टर्स हैं, एक तो है आपका न्यूक्लियर चार्ज और दूसरी एक जो अपोजिंग फोर्स लग रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको क्या बताएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताएगा और वही डिफाइन करेगा आगे कि आप उसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहां पर समझ ली कि शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। देखो हमने क्या बोला, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे उसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, कम क्यों होगी? क्योंकि हम क्या देखेंगे वहां पर? नेट अट्रैक्टिव फोर्स देखेंगे। तो यहां पर अपोजिंग फैक्टर की वजह से जो इफेक्टिव जो फोर्स लग रही थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज, ये अट्रैक्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, बट उसके अंदर जो है एक अपोजिंग फैक्टर भी था जिस कारण हमने उसको उसमें से माइनस किया और क्या देखा वहां पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी जो शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसके लिए हम एक चीज और समझेंगे, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। देखो बड़ा सिंपल है इसको समझना। जैसे हमने वहां समझा कि एक अपोजिंग फोर्स जो लग रही है वो आपकी वही है आपकी शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां पर कंसीडर करता हूं, लेट से बात करते हैं सोडियम की। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैं सिंपल वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, या फिर अगर नई कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो ये होगी आपकी पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। इसमें भी बात कर सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं सोडियम के अंदर जो है पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी शेल के अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो तीसरी शेल है, तीसरी शेल के अंदर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर? शील्डिंग इफेक्ट मतलब आप बोल सकते हो कि अपोजिंग इफेक्ट। अपोजिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अंदर की तरफ से फोर्स लग रही है। तो कुछ फोर्स लग रही है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन यहीं पर बना हुआ है। अगर वो फोर्स ना होती तो इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है, यहां से बाहर भाग जाता। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है, एक और फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है, वो हमने क्या बोला था कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? इसको रिपेल कर रहे होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो भी जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट है सारे क्या कर रहे हैं? इसको रिपेल कर रहे हैं। बट अगर आप नेट फोर्स देखो कि ज्यादा फोर्स किस तरफ से लगेगी, कौन डोमिनेट करेगा? ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस डोमिनेट करेगा, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो। न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट होगी। क्यों डोमिनेट होगी? अगर डोमिनेट ना हो रही होती तो इलेक्ट्रॉन होता ही ना, यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो डोमिनेटिंग फोर्स तो हमेशा यही रहेगी, न्यूक्लियर फोर्स, यानी जो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक चीज देख ली कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जिसे हम इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आप अट्रैक्शन देखोगे तो वो अट्रैक्शन जो है वो अपोज होती है। अपोज किसकी वजह से होती है? जो उसके अंदर बाकी के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, और ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बना लेंगे? एक शील्ड बना लेंगे, या जिसे हम स्क्रीन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सारा बीच में से गायब करूं, ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है और ये लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, बट इसके अंदर ये पूरी एक स्क्रीन सी बन जाती है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स की एक स्क्रीन बन गई है।
जो क्या कर रही है, इस इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही थी इस न्यूक्लियस से, उसको क्या कर रही है, कम कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे भी क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इनर इलेक्ट्रॉन ने एक स्क्रीन बना दी है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एक शील्ड बना दी है। ठीक है, ये शील्ड क्या करेगी, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अट्रैक्शन है उसको कम कर देगी। तो इसी इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने का एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है वो भी, अगर आप उससे समझना चाहें तो उससे भी समझ सकते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट एक और तरीके से आप समझना चाहो, लेट्स से यहां मेरे पास एक बल्ब है। ठीक, ये बल्ब है, ये लाइट दे रहा है सारी डायरेक्शन में। ठीक है, मैं जो है यहां पर बैठ करके, ये मैं यहां पर बैठा हूं जतिन, और मेरे तक इस बल्ब की रोशनी आ रही है। ठीक है, अब अगर तो मेरे और इस बल्ब के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी चीज बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लाइट पहुंचेगी मेरे तक। ठीक है, और अगर यहां पर 2-3 बच्चे और बैठे हैं, मान लो एक कोई मयंक बैठा है, एक कोई गौरव बैठा है, कोई मुकुल बैठा है, और मान लो कोई भी बैठा है, यहां पर रीटा बैठी है, यहां पर मोनिका बैठी है, कोई भी बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अब ये बीच में मान लो 3-4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, या कोई भी बीच में बैठा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, और अगर ये बीच में ना होते तो डायरेक्ट मेरे तक लाइट पहुंचती। अब बीच में अगर कोई है तो वो क्या करेगा, इस लाइट को मेरे तक पहुंचने में रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि बीच में अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, अट्रैक्शन को अपोज करती है। अब इस रोशनी को आप समझ लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस है बल्ब। ठीक है, और ये जो है ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है आपके बीच वाले जो ये बंदे बैठे थे, ये आपके इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, एक शील्ड बना देंगे, यहां पर एक स्क्रीन बना देंगे, जो क्या करेगी, इस लाइट को या इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को फॉर दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आप इसको दोनों तरीके से समझ सकते हो कि जितना अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा जो है वो स्क्रीन करेंगे, और जितनी ज्यादा स्क्रीन करेंगे उतना जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसको थोड़ा सा बना लीजिए, समझने में इजी रहेगा, और उसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। आदि देखेंगे पहले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन, न्यूक्लियर चार्ज भी लिख लेंगे पहले। आइए सबसे पहले तो देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या है। The attractive force of nucleus for the electrons is known as न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम Z से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो वैल्यू कितनी होगी? द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। और अगर इसकी वैल्यू देखनी है तो वैल्यू देखेंगे, वो कैसे देखोगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने उस एलिमेंट के पास प्रोटॉन है उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। जितने प्रोटॉन यानी कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। नेक्स्ट देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम Z के पैर में EFF लगा के लिखते हैं, और इसकी डेफिनेशन लिखोगे। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड by the nucleus, but at the same time repelled by the inner electrons. So the net attractive force experienced by the electron is known as effective न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसकी डेफिनेशन। और इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी हमने बताया Z इफेक्टिव जो है दैट इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा क्या था? सिग्मा था हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, और इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हमने बोला था। तो देखिए, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, क्या चीज होती है? द आउटर इलेक्ट्रॉन्स feels repulsion due to the inner electrons, or we can say the attractive force is decreased for the outer electrons, is decreased for the outer electrons due to the repulsive force from the inner electrons. So
shields the attraction between nucleus and valence electron, and this is known as शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये जो था हमारा पॉइंट स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम देखेंगे। ठीक, तो इसको नोट करेंगे फिर आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड Z इफेक्टिव। देखो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे और जो Z इफेक्टिव है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम बोलते हैं स्लेटर्स रूल। इस रूल को हमें सीखना। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या है, उसका जो फॉर्मूला हमने बताया अभी, Z इफेक्टिव जो होता है इक्वल होता है Z माइनस सिग्मा के, जिसमें आपका जो Z है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज और जो ये सिग्मा है, सिग्मा क्या है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखेंगे इन दोनों को पता, और जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, ये सीधा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या किसके, जिसके लिए भी आप कैलकुलेट करोगे उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। न्यूक्लियर चार्ज तो बताना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो थोड़ा सा जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके लिए हमारे पास स्लेटर रूल। तो स्लेटर रूल देखें क्या कहता है। तो पहले तो हमने इस चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लिया कि ये जो शील्ड होता है ये किसकी वजह से होता है। अगर किसी भी एलिमेंट के लिए आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, जैसे लेट से मान लो मैं सोडियम के लिए यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सोडियम एटॉमिक नंबर है 11। तो पहली शेल के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरी शेल के अंदर कितने हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल। ठीक है, तो सोडियम के लिए अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जिसको ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्क्रीन होगा। स्क्रीन यानी कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब कितना रिपेल करते हैं वो हमें देखना है। ये अट्रैक्ट कितना करेगा न्यूक्लियस, यानी कि अगर इस न्यूक्लियस पे मेरे को न्यूक्लियर चार्ज देखना है, कि अगर मेरे को पता करना है कि भाई न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज हमने सिंपली बोल दिया कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज तो सिंपली हमें मालूम है कि कितना होगा, 11 होगा।
अब बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पे ये देखना है कि ये रिपल्शन कितनी होती है इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब वो चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है देखते हैं। देखो आपके पास ये जो लास्ट शेल होती है, बिल्कुल वैलेंस शेल, बिल्कुल लास्ट वाली जो शेल होती है, इस शेल को हम बोलते हैं nth शेल, ठीक है। लास्ट शेल, सबसे लास्ट वाली, यानी कि जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होगा वो आपकी nth शेल, और उसके जस्ट अंदर वाली जो शेल होती है वो होती है n-1 शेल, और उसके अंदर वाली जो होगी वो होगी आपकी n-2 शेल। बोलो बात समझ में आ गई। लास्ट शेल यानी कि जो बिल्कुल लास्ट वाली जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा है उसे हम nth शेल बोलते हैं, उसके जस्ट अंदर वाली n-1, उसके अंदर वाली n-2, और अगर कोई और भी है तो n-3 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक चीज देखो यहां पर स्लेटर रूल, स्लेटर ने क्या बोला, कहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth शेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसका जो अपोजिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू हम लेते हैं 0.35। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth शेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू आपको लेनी है 0.35। जितने इलेक्ट्रॉन है उसको इससे मल्टीप्लाई, अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी के लिए आप ये तीन वैल्यूज याद रखिए यहां पर। अगर nth शेल में है तो 0.35, n-1 शेल में है तो 0.85, और n-2 या उससे ज्यादा शेल में है तो उसके लिए वैल्यू लेनी है 1, ठीक है। और ये जो है फॉर कैलकुलेटिंग for ns and np इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर आप ns या फिर np इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना चाहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हो, इस इलेक्ट्रॉन ये कौन सी में प्रेजेंट है 3s में, यानी कि s में हो या p में हो, अगर उसके लिए आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये शेल है पहले तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, उसके जो सबसे लास्ट वाली शेल होगी यानी कि ये 3s1, ये कौन सी शेल है आपकी, ये है हमारी nth शेल, और इसके जस्ट अंदर वाली ये जो 2s2 2p1 है ये कौन सी शेल है n-1, और ये कौन सी शेल है -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो आपके क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट सिग्मा फॉर 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसकी सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसकी सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, बोलो हो जाएगा इतना काम, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले हैं उनको आप एक साथ लिख लीजिए। देखो यहां पर तो 3d 4s है नहीं, बट अगर चलो उसके लिए मैं एक और एग्जांपल लूंगा, वहां एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर इस 3s के लिए आपको निकालना है सिग्मा, तो क्या करोगे, इसके इधर जितने भी प्रेजेंट हो, यानी कि राइट हैंड साइड में और कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको क्या करना है, आपको कैंसिल कर देना है। यहां पर तो है ही नहीं, बट अगर मान लो इसके 2s के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालने को बोल देता, क्या मतलब इस बात का, यहां देखिए ये तो हमने यहां पर ही बनाया। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा और इस वाले की वजह से होगा। बट अगर मान लो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन में स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग तरीके से होगा, तो उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट अलग आएगा। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मान लो यहां पर 3s की बजाय अगर आपको 2s का कैलकुलेट करने को बोल देता, तो 2s का कैलकुलेट करना होता तो इनको जो बाहर वाले हैं, अगर यहां पे इसके लिए निकालने को बोल दिया तो इनकी वजह से तो कोई स्क्रीन नहीं होगा ना, तो ये तो बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाहर वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा भी सही, तो अंदर जाएगा, तो बाहर तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट हम नहीं देखते। सिर्फ अगर आपको 2s के लिए निकालना है तो इसको बाहर वालों को आपको कैंसिल कर देना, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, हम पहले सिंपल सा केस ही स्टडी करते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो 3s के लिए अगर मेरे को निकालना है तो इसके अंदर जो है
ये होगी आपकी कौन सी शेल, nth शेल, ये हो जाएगी आपकी कौन सी n-1, और ये हो जाएगी हमारी n-2 शेल। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले तो ये देखो nth शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एक शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो किसी दूसरे से तो शील्ड होगा नहीं, यानी कि nth शेल के अंदर तो कोई और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स को शील्ड करे। ठीक है, तो अगर मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते, 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो चलो पहले इसको देखते हैं फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में बात करेंगे। तो अगर ये 3s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो शील्ड करेगा नहीं, तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। इसके जस्ट अंदर वाली n-1 शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, और n-1 शेल के लिए वैल्यू कितनी लेते हो आप, 0.8, तो 8 इंटू 0.8, एक तो इसकी वजह से स्क्रीन होगा, और दूसरा n-2 शेल जो है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, n-2 के लिए वैल्यू कितनी लेते हो आप, 1। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, और पर इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड कर रहा है, 1 शील्ड। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद जो आपका आंसर होगा वही आपका क्या है, सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा आ गया, उसके बाद अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा कर दोगे। न्यूक्लियर चार्ज कितना है सोडियम पे, 11, तो जितना सिग्मा आएगा तो वहां से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका सिंपल एग्जांपल कि सोडियम के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और इसके कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करेंगे और स्लेटर रूल को सीखेंगे। तो अभी के लिए अभी हमने ये देख लिया कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसे कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। अभी हमने बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, नेक्स्ट क्लास में और थोड़े हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे और इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।